हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे कि हमने स्टार्ट कर दिया था अपना बैंकिंग प्रैक्टिस सेट, तो आज का क्लास में हम लोग सेट 2 करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, okay, in the following questions a word is given in bold. It is then followed by 3 sentences in which the highlighted word has been used. These sentences may or may not use the highlighted word correctly. Find out the sentences in which the highlighted word has been correctly used and mark that as your answer. यानी आपको क्या देखने को मिलेगा? आपके पास एक वर्ड होगा, उसके हिसाब से आपके पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए होंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, आपका जो वर्ड है वो है आपका ऑब्ड्यूरेट। ये आपके पास वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। नाउ ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है या फिर क्या नहीं होता है, उससे जानने से पहले आप पहले यहां देखो, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, आपके पास 2 सेंटेंसेस है, 3 सेंटेंसेस है, आपके पास 3 सेंटेंस है। उसमें हर में ऑब्ड्यूरेट आपको देखने को मिल रहा है और ए बी सी डी आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ये जो आज का क्लास जो करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है एसबीआई क्लर्क अब हमारा आने ही वाला है, तो उसके रिलेवेंस में ही हमने आज का क्लास करने वाले हैं। देखो, तो पहला जो है ऑब्ड्यूरेट। तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? अगर आपको ऑब्ड्यूरेट का मतलब पता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं पता, हम सीखने वाले हैं उस मेथड को। जब अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे। तो यहां देखो, ऑब्ड्यूरेट लिखा हुआ है, मीनिंग आपको नहीं देखना है। आपको अगर नहीं पता मीनिंग, डायरेक्ट आप क्या आओगे? डायरेक्ट आप आओगे सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस क्या बोल रहा है? डिस्पाइट द प्लीज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स he remained obdurate in his decision to quit his high paying job and travel the world. अब ये सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है? तो ये सेंटेंस बात कर रहा है कि डिस्पाइट द प्लीज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उसका जो फ्रेंड्स था, फ्रेंड्स ने बहुत बोला, बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत प्लीज किया, बट ही रिमेन्ड ऑब्ड्यूरेट। अब बट उसने बोला, अपने डिसीजन को लेके वो क्या बोल रहा था? मैं अपना जॉब छोड़ के दुनिया घूमना चाहता हूं। वो अपना बात पे रिजिड रहा है ना। बातों से, ये सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? उसके फ्रेंड्स ने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट किया होगा, प्लीज किया होगा, फिर भी उसका डिसीजन क्या रहा? अटल रहा। मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूं, जबकि अच्छा हाई पेइंग जॉब है, छोड़ के फिर मैं ट्रैवल करना चाहता हूं। मतलब वो अपने बातों में एकदम रिजिड रहा। राइट, ये सेंटेंस समझ के में तो इतना ही आया। रिजिड हो सकता है, ऑब्ड्यूरेट का मतलब हो सकता है जो ढीठ होते हैं, जो स्टबन होते हैं। राइट, आते हैं सेंटेंस नंबर 2 पे। द ऑब्ड्यूरेट सरफेस, यहां लिखा है ऑब्ड्यूरेट सरफेस ऑफ द रॉक मेड इट डिफिकल्ट टू कार्व एनी इंस्क्रिप्शंस ऑन इट। तो क्या है सरफेस यहाँ पे? द ऑब्ड्यूरेट सरफेस ऑफ द रॉक, रॉक का जो सरफेस है वो क्या है? वो ऑब्ड्यूरेट है, जिसके वजह से उसके ऊपर कार्व करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। राइट, टू कार्व एनी इंस्क्रिप्शंस ऑन इट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं लग रहा है रॉक के ऊपर जो सरफेस है वो क्या होगा? वो हार्श होगा, ऐसा लग रहा है अभी, हार्श होगा। यहाँ पे क्या लग रहा है? ऑब्ड्यूरेट मतलब रिजिड होगा। राइट, अभी तक तो इतना पता चला। सेंटेंस नंबर 3, हर ऑब्ड्यूरेट स्टैंड्स। स्टैंड्स का मतलब क्या हो गया? ओपिनियन देना। सो हर ऑब्ड्यूरेट जो ओपिनियन था ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस फ्रस्ट्रेटेड बोथ पार्टीज एज शी रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी टर्म्स। तो उसका जो ओपिनियन था बहुत ही ज्यादा, वो अपने ओपिनियन को लेके ऑब्ड्यूरेट थी। मतलब क्या हो सकता है? बहुत ही ज्यादा रिजिड थी, ढीठ थी। इसके वजह से जो बोथ पार्टीज थे, दोनों पार्टीज फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि दोनों पार्टीज
उनको कुछ बताना चाह रही है, बट वो अपने जो ओपिनियन है वो अटल है उस ओपिनियन के ऊपर, है ना, एकदम ज्यादा ऑब्ड्यूरेट है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे लगा ऑब्ड्यूरेट का मतलब मुझे रिजिड जैसा ही कुछ लगा, है ना, रिजिड जैसा ही लगा। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट में मेरा जो सेंटेंस का मतलब बन के आया वो ढीठ था वहां पे, यहाँ पे तो हार्श था, है ना, हार्श था। फिर सेंटेंस नंबर 3 में भी क्या है, सेंटेंस पढ़ के हमें पता चला उसका ओपिनियन भी ढीठ था। यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3 सेंटेंस में से 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो मैच कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए फिर, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। कहां पे है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता तो सबसे सही तरीका आपका अप्रोच यही होना चाहिए, आप सेंटेंस पढ़ोगे, तीनों में से एक अगर अलग है, मीनिंग अलग है, तो 2 सेम है, मतलब वो क्या होना, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूं ऑब्ड्यूरेट जो वर्ड है, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है बेसिकली ऑब्ड्यूरेट ह्यूमन बीइंग से रिलेट किया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं किया जाता। यानी इंसान से रिलेट होता है ये वर्ड, किसी पर्सनालिटी, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकता है ऑब्ड्यूरेट, बट किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया जा सकता। तो रॉक तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक सामान हो गया, एक थिंग हो गया, तो समान थिंग्स को हम नहीं बोला जा सकता है, एक ह्यूमन बीइंग को रिलेट करते हैं। इसलिए यहां पर भी क्या था, एक इंसान के बारे में बोला गया, सेंटेंस नंबर 3 में भी क्या बोला गया, एक इंसान के बारे में बोला गया। तो याद रखिएगा ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है ढीठ होना, स्टबन होना, स्टबन होना, या फिर अपने ओपिनियन को एकदम यही वर्ड बोलेंगे स्टबन या फिर रिजिड बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 आपका मैच कर गया, यानी वही आपका सही आंसर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, लैकोनिक। अब लैकोनिक जो वर्ड होता है उसके 2 मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग होता है लैकोनिक का जब कोई चीज को कम शब्दों में बताया जा सके, या फिर वी कैन से फ्यू वर्ड्स में उस चीज को बताया जा सकता है, लैकोनिक कहलाता है। या फिर लैकोनिक इसको भी बोलते हैं जब 2 मीनिंग्स हैं, तो फ्यू वर्ड्स में जब चीजों को बताया जा सके, या फिर अगर किसी से बात करके ऐसा लगा कि नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा रूड है, तो उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, लैकोनिक बोला जा सकता है। सो लेट्स सी हिज लैकोनिक रिप्लाई सजेस्टेड दैट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन। तो अगर आप किसी से बात करते हो और वो इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा बात करने में, यानी वो क्या होगा, उसका रिप्लाई क्या होगा, जरूर रूड होगा या फिर ऐसा वैसा होगा कि उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है बात करने में। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये तो कहीं ना कहीं मैच कर गया, राइट, रूड से मैच कर रहा है। सेकेंड में आते हैं, द प्रोफेसर्स लैकोनिक लेक्चर लेफ्ट द स्टूडेंट्स विथ मेनी क्वेश्चंस एंड लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। द प्रोफेसर्स लैकोनिक लेक्चर, जो प्रोफेसर ने लेक्चर दिया, लेफ्ट द स्टूडेंट्स विथ मेनी क्वेश्चंस, इसके वजह से क्या हो गया, प्रोफेसर ने एक लेक्चर दिया और स्टूडेंट्स लोगों को समझ नहीं आया, विद मेनी क्वेश्चंस अराइज हो गया एंड लिटिल अंडरस्टैंडिंग, और ज्यादा वो चीज समझ नहीं पाए। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, लैकोनिक का यहाँ पे लैकोनिक लेक्चर, प्रोफेसर ने बहुत ही ब्रीफ में बताया होगा, प्रोफेसर ने बहुत एक छोटे फॉर्म में कुछ चीज को बताया होगा, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं मिला स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हुए, उनके दिमाग में और क्वेश्चंस अराइज हो गए और लिटिल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रोफेसर का जो लेक्चर था वो क्या था, एकदम क्लियर नहीं था, यानी एकदम कम शब्दों में उसने बताया होगा, फ्यू वर्ड्स में बताया होगा, यानी ये भी आपका ऑप्शन जा रहा है। द नोवेल वॉज प्रेज्ड, ये जो नोवेल था उसकी तारीफ की गई फॉर इट्स लैकोनिक स्टाइल which conveyed complex emotions with minimal words। अब देखिए यहाँ पे द नोवेल को प्रेज किया गया फॉर इट्स लैकोनिक स्टाइल, उसका जो स्टाइल है, तो उसका लैकोनिक स्टाइल है which conveyed complex emotions with minimal words। मिनिमल वर्ड्स, यहाँ पे तो आंसर ही लिखा हुआ है, with
मिनिमल वर्ड्स, मतलब फ्यू वर्ड्स में बताया गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेकोनिक का दो मतलब था, फ्यू वर्ड्स एंड रूड होना, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्यू वर्ड्स, यहाँ तो पहले से दिया है, यानी ये भी आपका सही होगा। दैट मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। Let's move on to next question, question number 3, ambiguous. Now what do you mean by ambiguous? Ambiguous is very common word. Ambiguous का मतलब होता है which is unclear, जो चीज आपको क्लियर नहीं है, जो चीज आपको समझ ही नहीं आया, एकदम अनक्लियर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ambiguous बोला जाता है, राइट। ambiguous means unclear। यहां देखो, यहाँ पे एक रूट वर्ड है MB। What do you mean by MB? MB रूट वर्ड का मतलब होता है both, राइट। MB means both, यानी ambiguous, एक चीज को लेके एकदम रिजिड नहीं है, वो दो चीज को लेके चल रहा है, मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स है, यानी अनक्लियर है, ठीक है। The instructions he gave were so ambiguous that everybody understood at once. तो यहाँ पे क्या है, ये जो इंस्ट्रक्शंस ही गेव, उसने जो इंस्ट्रक्शंस दिया were so ambiguous, ये इतना ambiguous था कि everybody understood at once, कि सब लोग एक बार में ही समझ गए। क्या ये सही लगा आपको सेंटेंस? ये जो इंस्ट्रक्शंस था वो इतना ambiguous था कि सब लोग समझ गए। अगर सब लोग समझ गए तो वो ambiguous कैसे हुआ? ambiguous का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, है ना, क्लियर तो नहीं है, यानी ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। ambiguous, अगर इंस्ट्रक्शन ambiguous होता तो वो लोग तो नहीं समझते, बट यहाँ पे तो वो लोग समझ गए, इसलिए ये हो जाएगा आउट। The weather report was ambiguous, stating it could be either sunny or rainy tomorrow. Now, the weather report, ये जो weather report है was ambiguous. Weather report unclear था, जिसके वजह से ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वेदर सनी होगा या फिर रेनी होगा। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कल का वेदर सनी होगा या फिर रेनी होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका सही जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से एकदम अनक्लियर थे, राइट, समझ में नहीं आया, अनक्लियर था। द पेंटिंग्स एम्बिगियस कलर्स, यहाँ तो पहले ही पता लगा लो, कलर्स कभी भी एम्बिगियस नहीं हो सकते, राइट। कलर्स क्या अनक्लियर हुआ जा सकता है? क्या हम बोल सकते हैं कलर्स, क्या हम बोल सकते हैं कि कलर्स इज क्लियर या ओपेक या अनक्लियर, वेग, ये सब है क्या? कलर्स को तो नहीं बोला जा सकता, इसलिए ये भी हो जाएगा एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 1 and 2 आपका सही आंसर होगा, सो बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन विद अ ब्लैंक इन इट। इट इज देन फॉलोड बाय 5 अल्टरनेटिव्स अमंग व्हिच वन ऑफ द वर्ड्स फिट्स करेक्टली। 5 दिए गए हैं जिसमें से एक वर्ड ही उसमें फिट होने वाला है। सो एज टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, सेंटेंस बनाने के लिए जो मोस्ट सुटेबल वर्ड होगा उसको आपको लेके चलना है, यानी एक तरह का फिलिंग द ब्लैंक्स है। The new manager's approach was so dash. जो नया मैनेजर आया है उसका जो अप्रोच है वो डैश है, that it left the entire team feeling motivated and eager to start the project. Okay. Now देखो यहाँ पे the manager's approach, जो नया मैनेजर आया है उसका अप्रोच बहुत ही डैश है, जिसकी वजह से सब एंटायर टीम क्या है, मोटिवेटेड है। दिस इज पॉजिटिव। इतना पता चल गया कि नया मैनेजर अच्छा खासा अप्रोच लेके आया है, जिसके वजह से सब लोग क्या है, एकदम मोटिवेटेड है, ईगर, प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही ज्यादा ईगर है स्टार्ट करने के लिए अपना प्रोजेक्ट, राइट। तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वर्ड ढूंढते हैं यहाँ से। सबसे पहले आते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिडंडेंट मतलब हो गया अननेसेसरी, तो ये तो एक नेगेटिव वर्ड है। लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब होता है लेजी, राइट, लेथार्जिक, लेजी, इट इज अ नेगेटिव वर्ड। देन कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, कंट्रोवर्शियल है। एनलाइवनिंग, एनलाइवनिंग देखो यहाँ पे लिखा है लाइव, राइट,
लाइव मतलब जिंदा दिल, लाइवनिंग, लाइवनिंग का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, enthusiastic, right? Full of energy, frenzied, ebullient, exuberate. ये सब क्या है? ये सब कुछ सिनोनिम्स है ऑफ एनलाइवनिंग। याद रखिएगा, एनर्जेटिक, एनर्जी, एंथुसियास्टिक, इबुलियंट, एक्सुबरेट, फ्रेंजीड, ये सब होते हैं आपके सिनोनिम्स। एंड ये सभी वर्ड्स आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो आप मेक श्योर करना, आप डायरी बनाओगे जिसमें आप जितने भी वोकैबुलरी होते हैं सब लिखोगे उसमें। फिर एम्बिगियस, एम्बिगियस, एज आई टोल्ड यू, एम्बिगियस हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। एम्बिगियस, एम्बी मीन्स व्हाट? एम्बी मतलब बोथ, एम्बिगियस मतलब अनक्लियर, राइट? ये तो अनक्लियर था, इट इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड। सो सभी नेगेटिव है, वन इज ओनली पॉजिटिव। जो एक पॉजिटिव आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा, राइट? यहाँ पे तो अच्छा खासा हिंट था, लाइव, लाइव है, लाइवली है। Question number 5. The economic downturn has left many small businesses struggling to stay dash in an increasingly competitive market. The economic downturn, अब क्या हो गया है? Economic downturn हो गया है जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेस को स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि वो लोग, ऐसा ना हो जाए कि हमें अपना बिजनेस को छोड़ देना पड़े या बिजनेस को बंद करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके हिसाब से स्मॉल बिजनेस स्ट्रगल कर रहे थे कि वो जमा सके वहां पे बिजनेस को इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, कमिटेड, कमिटेड, कमिटेड अभी पता है, अगर आपने किसी को जुबान दी है तो कमिटेड हो गया। अपार्ट, अपार्ट मतलब होता है किसी सेपरेट करना, राइट? सेपरेट, अपार्ट, दूर होना। प्रॉफिटेबल, बिजनेस में अगर प्रॉफिट है तो वो लोग स्ट्रगल क्यों करेंगे? तो स्ट्रगल तो ये नहीं होगा। दूरी से कोई मतलब नहीं है, कमिटेड से कोई मतलब नहीं है। अहेड मतलब आगे बढ़ना। अगर बिजनेस में स्ट्रगल करने, आगे बढ़ने के लिए अहेड या फिर अफ्लोट, अफ्लोट जो वर्ड होता है, तो अफ्लोट का मतलब होता है, ये खासकर आपको ज्यादातर बिजनेस रिलेटेड वर्ड में ही देखने को मिलेगा। अगर कोई बिजनेस, अगर छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, जैसा भी बिजनेस है, बिजनेस अपने जब भी ऐसे मुसीबत आ जाता है कि बिजनेस को लग रहा है कि हम लोग शायद अब डूब जाएंगे, तो अगर उस टाइम पे वो लोग डूबते नहीं है, वो लोग स्ट्रगल करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, उस दौरान ये वर्ड का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, अफ्लोट। Question number 6. The lawyer's argument was so dash that it convinced the jury to acquit the defendant. The lawyer's argument was so dash that it convinced the jury to acquit the defendant. तो लॉयर्स का जो आर्ग्यूमेंट था वो कैसा होगा? अच्छा खासा उसने आर्ग्यूमेंट किया होगा, उसने अच्छा खासा आर्ग्यू किया होगा, जिसकी वजह से जो जूरी है वो कन्विंस हो गया, उसको मना लिया गया कि जो डिफेंडेंट है उसको फ्री कर दिया जाए। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा जो मना लिया गया, कन्विंस कर लिया गया। वर्बोस मतलब होता है जरूरत से ज्यादा बोलना, वर्डी बोलते हैं उसे, जरूरत से ज्यादा। कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब होता है कन्विंस करना। वेग मतलब हो जाता है कोई चीज जो एकदम क्लियर है, क्लियर है या फिर अनक्लियर है, वेग। एम्बिवेलेंट, अनक्लियर है। इक्यूवोकल, अब इक्यूवोकल का मतलब क्या हो जाएगा? इक्यूवोकल ऑल्सो मीन्स एम्बिगियस। सो अब देखो, ये भी अनक्लियर, ये भी अनक्लियर, ये भी अनक्लियर, और ये तो वर्ड ही था। यहाँ पे क्या चाहिए था? कन्विंस कर लिया, कन्विंस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी, कंपेलिंग विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. The professor's explanation was so dash. प्रोफेसर का जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ही ज्यादा डैश था, that even the most confused student, जो स्टूडेंट जो इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड रहता था, could understand the complex theory. क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है?
प्रोफेसर ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो वहां का स्टूडेंट जो एकदम कंफ्यूज था उसको भी एकदम डीपली समझ में आ गया, एकदम अच्छे से उसको समझ में आ गया, एकदम अच्छे से उसको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर? कॉन्वोल्यूटेड, ओपेक, ऑब्सक्योर, लूसिड, एम्बिगियस। एम्बिगियस कितना बार रिपीट हो गया ये वर्ड? एम्बिगियस, राइट? इसका मतलब तो अनक्लियर था, ये नहीं होगा। लूसिड इज एंटोनिम ऑफ एम्बिगियस विच मीन्स क्लियर, इसका मतलब क्लियर होता है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो चीज छिपा हुआ है, हिडन को बोल सकते हैं हम लोग ऑब्सक्योर। ओपेक, ओपेक का मतलब भी क्या हो जाएगा? अनक्लियर। कॉन्वोल्यूटेड, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है काम रहना, इतना काम रहना कि हाँ हो जाएगा, कैसे भी चल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, ऐसे जैसे भी सिचुएशन हो वैसे ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने कि कंफ्यूज बच्चा भी अच्छे से समझ में आ गया उसको। क्वेश्चन नंबर 8, the athlete's dash dedication to training was evident in his exceptional performance during the competition. अच्छा, what's this? A, B, C, फिर D, E. The athlete's dash dedication to training was evident. एथलीट डैश डेडिकेशन, उसका जो डेडिकेशन था वो कैसा डेडिकेशन था? टू ट्रेनिंग वॉज एविडेंट, ये एविडेंट था इन हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। उसने जो अपना जो कॉम्पिटिशन में उसने जो परफॉर्मेंस दिया वो बहुत ही एक्सेप्शनल था, क्योंकि द एथलीट्स डैश डेडिकेशन, कैसा डेडिकेशन होगा जिसके वजह से उसने इतना एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया, तो कैसा डेडिकेशन होगा? तो एक पॉजिटिव सा चाहिए हमें, पॉजिटिव वर्ड ढूंढो फिर। Apathetic means lack of interest. Apathetic का मतलब होता है lack of interest. It is a negative word. Inconsistent, consistent. सभी एस्पिरेंट्स को कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, राइट? सभी बोलते हैं कंसिस्टेंट रहोगे तभी जाके आप कोई ना कोई एग्जाम आपका क्लियर होगा। कंसिस्टेंट मानी आपको हर दिन जो कर रहे हो वो आपको पढ़ते रहना है ना, यानी एक दिन भी गैप नहीं छोड़ना। तो इनकंसिस्टेंट तो गैप छोड़ना हो गया, तो इट्स अ नेगेटिव वर्ड। टेडियस, टेडियस का मतलब होता है लेजी, लेथार्जिक, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। हमें चाहिए पॉजिटिव वर्ड। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब होता है एकदम ढीठ, स्टेडफास्ट, डिटरमाइंड, तो स्टेडफास्ट या फिर बोल सकते हैं हम लोग डिटरमाइंड, तो यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेगुलर होना। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन विद 2 ब्लैंक्स। अब क्या होंगे? अभी तो एक ब्लैंक दिख रहे थे, अब आपको 2 ब्लैंक्स दिखेंगे। 2 ब्लैंक्स के लिए आपके पास कॉलम 1 होगा, कॉलम 2 होगा। इसमें A, B, C करके कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पे D, E, F करके ऑप्शंस है। तो कॉलम 1 है, कॉलम 1 में यहां से आंसर आना चाहिए, कॉलम 2 जो है उसमें यहां से आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस शी रिमेन्ड, हालांकि उसको इतना सारा, न्यूमरस मतलब बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था। शी रिमेन्ड डैश एंड डैश, फिर भी वो डैश एंड डैश थी थ्रू आउट हर जर्नी टू सक्सेस, यानी इतने सारे चैलेंजेस आ रहे थे लाइफ में बट फिर भी वो एकदम डिटरमाइंड थी, राइट? एकदम क्या होगी? डैश एंड डैश होगी थ्रू आउट हर जर्नी टू सक्सेस। बट अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हमें वर्ड्स चाहिए। ओके, देखते हैं यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव वर्ड है। इंशियस, इंशियस का मतलब क्या होता है? नर्वस। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब हो जाएगा आपका काम रहने को बोल सकते हैं हम लोग। रेसिलियंट हो सकता है ये हो। रेसिलियंट मतलब होता है डिटरमाइंड होना, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है। यहां से सी लग रहा है, फिर कॉलम नंबर 2 में आता है, यहां से भी मुझे पॉजिटिव चाहिए। डिटरमाइंड लग रहा है ना? डिटरमाइंड होना चाहिए, ये पॉजिटिव वर्ड है। लेथार्जिक अभी डिस्कस किया हमने, नेगेटिव था। हेजिटेंट नेगेटिव है, यानी सी और डी, कहीं पे है सी और डी? यस है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
Question number 10. The company's new marketing strategy aims to dash brand awareness and dash customer engagement. कंपनी ने एक सोचा है, एक नया हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मार्केट स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसके वजह से हम अपने जो अपने कस्टमर्स हैं उनका एंगेजमेंट हो सके और ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ा सके। ऐसा होना चाहिए, या कुछ बढ़ाने वाली बात होनी चाहिए। एंड डैश कस्टमर, एंड कस्टमर भी। अगर हम मार्केट में कोई स्कीम लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं? ताकि कस्टमर ज्यादा उसमें लेके आए, कस्टमर ज्यादा आए हमारे पास, ब्रांड हमारा जो है वो ज्यादा बढ़े, कुछ ऐसा ढूंढते हैं। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट मतलब होता है एकदम फ्लुएंट, इलोक्वेंट, फ्लुएंट, फ्लुएंसी को बोलते हैं हम लोग इलोक्वेंट। फिर बूस्ट, बूस्ट, यस बूस्ट तो लग रहा है, बूस्ट मतलब बढ़ा देना। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1, कॉलम नंबर 1 के लिए जाते हैं अभी। ऑगमेंट भी लग रहा है, ऑगमेंट भी मतलब क्या होता है? इंक्रीज कर देना, बढ़ा देने को बोलते हैं हम लोग ऑगमेंट। बूस्ट हो सकता है, ऑगमेंट हो सकता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। कॉलम नंबर 2 में भी पॉजिटिव चाहिए। कस्टमर को क्या किया जा सकता है? कस्टमर को एनहांस, एनहांस कस्टमर, बढ़ा देना, इंक्रीज करने का, वो ये भी हो सकता है। इंप्रूव या फिर हिंडर तो नहीं हो सकता, इंप्रूव, इंप्रूव भी हो सकता है। तो लेट्स चेक, कोई ऑप्शन है जिसमें दोनों आ रहे हैं, डी और ई। यहाँ पे डी और ई, और पहले वाला में क्या था? बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। हो सकता है कि दोनों मैच करे, ऑप्शंस भी आपको देख के चलना है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है। आपके पास 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। ये लिखा हुआ है ना, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड मार्क इट एज योर आंसर। यू हैव टू फाइंड कि कौन सा पार्ट में इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट। If all the statements are incorrect, choose option E as your answer. ठीक है, चलो। So he is the best athlete who has won many awards in the competition. He is the best athlete, ठीक है, best athlete who has, best athlete singular है, यहाँ पे singular verb आया, has won many awards in the competition. सही जा रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। Everyone, everyone के बाद कभी word आ सकता है? Everyone is singular, everyone is singular, तो यहाँ पे was नहीं, यहाँ पे were आना चाहिए, right? Singular subject gives you singular verb, so everyone के साथ was आना चाहिए। इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। Neither the teacher nor the students was prepared for the sudden change in schedule. देखते हैं, देखो neither the teacher nor the students। Now देखो ये वाला रूल आप हमें पता है, नीदर और नॉर का। नीदर नॉर एक ऐसा रूल होता है जिसमें यहां जो आएगा वहां पर भी वही आना चाहिए। यहां देखो द टीचर, क्या लिखा है? द टीचर, जो कि है सिंगुलर फॉर्म में, राइट? ये सिंगुलर फॉर्म में है। नॉर द स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब भी ये 3 आपको देखने को मिलेंगे तो जब भी वर्ब जो होगा वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आप डिसाइड करते हो, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है? सेकंड सब्जेक्ट इज प्लूरल। तो प्लूरल है तो यहाँ पे जो वर्ब आना चाहिए वो भी आपका प्लूरल वर्ब आना चाहिए। नॉट द स्टूडेंट्स वाज नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए हमारा वर, राइट? यहाँ पे वर होना चाहिए, यानी योर आंसर विल बी 2 and 3। Both 2 and 3 will be your correct answer. Question number 15. The team has finished their project. The team, यहाँ जो the team है वो तो collective noun है। Collective noun will give singular verb. तो यहाँ पे singular verb है, the team has. But आगे भी पढ़ना है। Finished, their तो singular नहीं है, इसका क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए its project, right? इट्स प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि इसको सिंगुलर बनाएगा। तो ये इसमें था। सी एंजॉयज रीडिंग बुक्स, राइटिंग स्टोरीज एंड ओके। नाउ जब भी आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा सी एंजॉयज रीडिंग बुक्स, ये क्योंकि आईएनजी के फॉर्म में है, ये आईएनजी के फॉर्म में है, और राइटिंग स्टोरीज ये भी आईएनजी के फॉर्म में ही है, ये भी आपका आईएनजी के फॉर्म में है। तो यहाँ जो एंड आया हुआ है उसके बाद क्यों 2 + V का फर्स्ट फॉर्म आया है, राइट?
ये तो नहीं होना चाहिए। फिर एक चीज हमेशा आपको ध्यान देना है, एंड से पहले एंड के बाद यहां अगर पॉजिटिव है यहां भी पॉजिटिव आएगा, यहां अगर नेगेटिव है यहां भी नेगेटिव आएगा। यहां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा यहां पर भी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच काम देगा। तो यहाँ पे अगर रीडिंग है, यहाँ राइटिंग है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए पेंटिंग। ओके, देन ये सेक्शन में भी आपका एरर था। देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 3। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन। ईच ऑफ द, नाउ ये वाला रूल भी बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला है, ईच ऑफ वाला रूल। एक चीज तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ये जब भी आपको देखने को मिलेगा तो उसके बाद जो नाउन आता है will be in plural noun, will be in plural form, then जो आपका verb होगा should be in singular form। ठीक है, ईच ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा, जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, एज वी कैन सी ऑफ के बाद जो नाउन लगा हुआ है इट्स ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म, राइट, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। तो यहां तक तो सही है, बट आगे देखो उसके बाद क्या चाहिए हमें, जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर हमें चाहिए होगा, बट यहाँ पे तो प्लूरल है, तो आप प्लूरल को क्या करोगे, सिंगुलर बना दोगे। तो यहाँ पे आप सिंगुलर बना दो इसको। यानी इतना क्लियर हो गया, ये तीनों सेंटेंस में एरर थे, which means option number E will be your correct answer. Okay, so this was your last question for today. नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, नेक्स्ट क्लास हमारा सेट 3 के क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके कमिंग एग्जाम्स जो है SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, उसमें आपका बहुत काम आने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.